चलो हम प्लांट मोर्फोलॉजी स्टार्ट कर रखी है और प्लांट मोर्फोलॉजी के अंदर हमने क्या लिखा था कि हमें किस किस को पढ़ना है। हमें रूट पढ़नी है, हमें स्टेम पढ़ना है, हमें लीफ पढ़नी है और हमें किसको पढ़ना है, फ्लावर। फ्लावर यानी पुष्प के बारे में पढ़ना है और हमें फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक कल मैंने आपको बता दिए थे कि हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे, फ्रूट को पढ़ेंगे, फल को पढ़ेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक था वो क्या था, फ्लावर था। अब हमें किसको पढ़ना है, फ्लावर को पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में वैसे मैंने पढ़ा दिया है, जिन्होंने पढ़ा है वो मुझे जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे अभी आप फ्लावर। वैसे पढ़ा दिया है, मैं रिवाइज कर रही हूं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प के बारे में कि फ्लावर क्या है। सबसे पहले मैंने कल आपको बता दिया था, भूपेश जी स्टार्ट करने से पहले ही समझ में नहीं आ रहा क्या आपको, क्या बात करते हो आप, हर एक क्लास का यही इश्यू है आपका, स्टार्ट करने से पहले ही। देखो सबसे पहले ये फ्लावर क्या है, पुष्प क्या है, इसके बारे में समझना है। कल मैंने आपको बताया था कि फ्लावर इज ए मैन रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप क्या लिखेंगे, फ्लावर इज ए मैन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। मैन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट यानी आप सिंपल वे में क्या कहेंगे कि पादप का जो मुख्य जनन भाग होता है, रिप्रोडक्टिव भाग को आप क्या बोलेंगे, जनन भाग। पादप का जो मुख्य जनन भाग होता है, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो क्या होता है, फ्लावर होता है, पुष्प होता है। क्या होगा, फ्लावर होगा, पुष्प होगा। अब देखो मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे, आपको क्लोरोफिल वगैरह पढ़ाया था ना, पढ़ा दी मैंने ये क्लास आपको। वहां मैंने बताया था कि जो फ्लावर है उनका अलग अलग जो कलर है वो किसके कारण होता है। ठीक है, पढ़ा दिया था आप सभी को, याद आ रहा होगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी पादप का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, फ्लावर कहेंगे, पुष्प कहेंगे। देखो फ्लावर है वो अलग अलग कलर का हो सकता है, फ्लावर रेड कलर के भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं। ठीक है, कारण उसका मैंने आपको बता दिया था कि किस कारण से फ्लावर के कलर क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये जो फ्लावर है, देखो फ्लावर की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं किसकी बात करूंगी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी आप क्या बोलेंगे, इसको संरचना बोलेंगे कि ये जो फ्लावर है, ये जो पुष्प होता है, इसकी संरचना क्या क्या होती है, फ्लावर में क्या क्या पाया जाता है। जैसे हम हमारी बॉडी की बात करें, भाई हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सिर है, बाल, हेयर्स है, नाक है, आईज है, हमारी स्ट्रक्चर है ना। इसी तरीके से जो एक फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या क्या पाया जाता है, इसकी संरचना क्या क्या हो सकती है। सवाल पूछा जाता है निम्न में से कौन सा भाग फूल का नहीं है और निम्न में से कौन सा भाग फूल का है। सबसे पहले देखो ये जो फ्लावर है, मैंने आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाया था कि इसके 4 भाग होंगे। आप लिखेंगे कमेंट सेशन में CCAG। इस तरीके से मैंने कल पढ़ाए थे। फ्लावर के कितने भाग पढ़ाए थे, 4 भाग, एक CCAG। शॉर्ट में याद रखने का तरीका, हाँ बिल्कुल भूपेश जी, वेरी गुड। अब इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है। सी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कैलिक्स। सी का मीन्स कैलिक्स, और कैलिक्स को आप क्या बोल सकते हैं, सेपल भी बोल सकते हैं। साइंस की भाषा में देखो, आप हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, कैलिक्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, सेपल बोल सकते हैं। देखो ये जो कैलिक्स वाला भाग है, ये कैसा पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है। आपने फ्लावर, जैसे मैंने एक पुष्प की संरचना बनाई, ये कोई पुष्प है इस तरीके से, यहां पे आपने ऐसे एक हरी सी संरचना देखी होगी, ग्रीन ग्रीन लीफ, हरी हरी पत्तियां जुड़ी होती है फ्लावर के नीचे की तरफ। ठीक है, और इस ग्रीन भाग को क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। सबने फ्लावर देखा है, पुष्प देखा है, और पुष्प के नीचे जो हरी हरी लीफ होती है, जो पंखुड़ियों को क्या करती है, सपोर्ट करती है। भाई कोई भी पुष्प है, पुष्प से क्या निकली हुई है, पंखुड़ियां। पंखुड़ियां तो जानते हो, जो रंगीन होती है, जो हमें अट्रैक्ट करती है। भाई हम किसी पुष्प को कैसे पहचानते हैं, जैसे आपके पास में एक गुलाब का फूल है तो आप क्या कहोगे, बहुत प्यारा है, देखो कितना अच्छा रेड कलर आ रहा है इसका।
तो उसका जो रेड कलर है, जो पंखुड़ियों का रेड कलर है, वो हमें क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो उन पंखुड़ियों को एक जगह सेफ रखने के लिए, बांध के रखने के लिए क्या पाया जाता है, कैलिक्स पाया जाता है। और कैसा होता है कैलिक्स, ग्रीन पार्ट, जो फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, सेपल, या फिर आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, बाह्य दल कह सकते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसको आप क्या कहते हैं, कोरोला। आप क्या कहेंगे, कोरोला। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, कोरोला। मैं पहले बता रही हूं, अब की जो एग्जाम चल रही है उनमें ये टेक्निकल वर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बाह्य दल, दलपुंज, जायांग, पुमंग ये कम आते हैं, आपको टेक्निकल वर्ड ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दूसरा भाग कौन सा हो गया, कोरोला। और कोरोला को आप क्या कह सकते हैं, पेटल भी कह सकते हैं। कोरोला को आप क्या कह सकते हैं, पेटल भी कह सकते हैं। ये कोरोला कैसा होता है, कलरफुल। कोरोला कैसा होता है, कलरफुल होता है। कलरफुल का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, रंगीन भाग। और इस रंगीन भाग को आप क्या कह सकते हैं, पंखुड़ियां कह सकते हैं। इस रंगीन भाग को आप क्या कह सकते हैं, पंखुड़ियां कह सकते हैं। यानी बाह्य दलपुंज कैसा है, ग्रीन वाला। उस दलपुंज के अंदर जो कलरफुल भाग है, देखो पर्पल भी होगा, रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, क्योंकि फ्लावर के कलर तो अलग अलग होते हैं ना। तो होगा क्या कि जो कलरफुल वाला भाग है, जो रंगीन भाग है, जिसे हम पंखुड़ियां कहते हैं, उसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, पेटल कहते हैं। इस कोरोला का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, मैंने अभी क्या बताया कि फ्लावर का कौन सा भाग हमें अट्रैक्ट करता है, तो आप क्या कहेंगे, पंखुड़ियों वाला भाग। और पंखुड़ियों वाले भाग को आप क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, कोरोला, या फिर आप क्या कहते हैं, पेटल। अब आपको पता है कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट है, छोटे छोटे कीट पतंग, मोस्टली आपने देखा होगा मधुमक्खियां। देखिए जो मधुमक्खियां होती है, जो शहद बनाने के लिए फूल से क्या लाती है, मकरंद लाती है। या फिर भंवरे का नाम सुना होगा, जो भंवरा भिनभिनाता रहता है किस पे, फूलों के ऊपर। तो उन छोटे छोटे कीट पतंगों को कौन आकर्षित करता है, ये कोरोला वाला भाग आकर्षित करता है। रंगीन जो भाग होता है, इस भाग की जो सुगंध होती है और जो कलरफुल होता है, यही भाग कीट पतंगों को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ताकि फूल में परागण की क्रिया हो सके। ये मैंने कल पढ़ाया था, कीट परागण के अंदर हेल्पफुल होता है कौन सा भाग, कोरोला वाला भाग। मैं एक बार रिवाइज कर दूंगी बाद में, ठीक है। इसके बाद मैंने एक का मतलब आपको बताया था, एक को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एक को आप क्या बोलोगे, इसको हम एंड्रोसियम बोलेंगे। और एंड्रोसियम क्या होता है, नर जनन भाग होता है। फ्लावर का जो नर जनन भाग होता है वो कौन सा होता है, एंड्रोसियम होता है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, पुमंग वाला भाग भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, पुमंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहा जा सकता है, पुमंग भी कहा जा सकता है। और अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो आप केवल एंड्रोसियम याद रखो। और एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम नर जनन भाग होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद जो चौथा पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम, आप इसको क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। और गाइनोसियम क्या होता है, इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, स्त्री केसर। आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, स्त्री केसर, या फिर जायांग भी बोला जा सकता है, या फिर इसको जायांग भी बोला जा सकता है। ये गाइनोसियम क्या होता है, आप क्या कहेंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके अंदर, पुष्प के अंदर। पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। या फिर क्या बोला जा सकता है, इसको पुमंग भी बोला जा सकता है। चौथा भाग इसका कौन सा है, गाइनोसियम। चौथा भाग कौन सा है, गाइनोसियम। और गाइनोसियम को आप क्या बोलेंगे, स्त्री केसर भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी कि अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहूं, वैसे मैंने समझा दिया, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूं। चार भाग आपको याद रखने हैं फ्लावर के। सबसे बाहर की तरफ क्रम पूछा जाता है, ध्यान से सुन लेना, फ्लावर के भागों का क्रम पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है CCAG, इस तरीके से क्रम याद रखना है। यानी कि सबसे बाहर कैलिक्स, फिर कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इस तरीके से क्रम पूछा जाएगा किसके, फ्लावर के भागों का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको याद करना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई इतनी बात समझ में। हाँ, पुंकेसर का ऊपर वाला हिस्सा क्या, ऊपर वाला हिस्सा क्या बोल रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे अभी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ये चारों भागों के नाम आपको याद रखने हैं।
अब देखो, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर से बताना चाहूं कि फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊंगी क्योंकि कल की क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कल की क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूं। अरे क्लास को शेयर करो, जल्दी से शेयर करो क्लास को। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि हम जो ये CCAG हमने लिखा है, ये फ्लावर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक डायग्राम से समझो, आपको वैसे एक थोड़ा सा इमेजिन करनी है कि ये कोई फ्लावर की संरचना है, आपको इमेजिन करना है भाई, बात समझ में, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, क्लास को शेयर करो जल्दी से। तो इस तरीके से मैं एक फ्लावर की संरचना आपके सामने बना रही हूं, समझने की कोशिश करना। देखो इस तरीके से आपको एक फ्लावर दिखता है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपको एक फ्लावर दिखता है, एक पुष्प दिखता है। देखो फ्लावर में ये जो संरचना होती है बाहर की तरफ, ये जो छोटी छोटी लीफ होती है, ये किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। किस कलर की होती है? ये ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की। तो सबसे बाहर वाले भाग को क्या बोल देंगे आप? कैलिक्स बोल देंगे। आप बिना देखे क्या बता देंगे कि अगर ग्रीन वाला पार्ट है फ्लावर का, तो हम सीधा ही बता देंगे कि ये क्या है? कैलिक्स वाला भाग है। इसके बाद देखो ये जो भाग आपको दिख रहे हैं, ये कैसा है? रंगीन है, ये कलरफुल है। और रंगीन भाग को आप क्या कहते हैं? पंखुड़ियां। क्या कहते हैं? पंखुड़ियां। और साइंस की भाषा में पंखुड़ियों को आप क्या कह सकते हैं? कोरोला कह सकते हैं। कोरोला, या फिर इसका दूसरा नाम आप इसको पेटल भी कह सकते हैं। कोरोला कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? पेटल भी कह सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपको ये संरचना दिख रही है कि मैम ये क्या संरचना है? सब एक प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो एक फ्लावर आपके आसपास में कोई भी फूल होगा, मोस्टली तो जो थोड़ा बड़ा फूल हो उसमें अच्छे से दिखेंगे। ओके चलो ठीक है, ये जो संरचना आपको दिख रही है ऐसी, इस संरचना को कहा जाता है पुंकेसर। हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। ठीक है, और पुंकेसर क्या होता है आपको पता है? इस भाग को हम एंड्रोसियम वाला भाग कहते हैं। कौन सा भाग है? एंड्रोसियम वाला भाग। यानी आपने देखते ही पता लगा लिया कि अगर ऐसी संरचना दिख रही है, आपने देखा होगा ना फूल के अंदर ऐसे छोटे छोटे होते हैं, आप उनको तोड़ते हैं तो ऐसे चिपचिपे से होते हैं, थोड़े से व्हाइट व्हाइट से। ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा भाग है? पुंकेसर वाला भाग है। कौन सा भाग है? पुंकेसर वाला भाग, यानी नर जनन भाग है, एंड्रोसियम वाला भाग है। इसके बाद देखो आपको ये जो संरचना दिख रही है, ऐसे ऊपर थोड़ा डंबल सा होगा और इस तरीके से ये जुड़ी हुई होगी। इस संरचना को हम क्या कहेंगे? ये कौन सा भाग है? जायांग वाला भाग है। और जायांग वाला भाग, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? स्त्री केसर भी कह सकते हैं। जायांग, या फिर क्या कह सकते हैं? स्त्री केसर भी कह सकते हैं। इस तरीके से एक फ्लावर की क्या होती है? एक संरचना होती है, एक फूल इस स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब देखो इस फ्लावर की संरचना में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो होता है पुंकेसर और कौन सा? जायांग। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो अच्छे सवाल देखे जाते हैं वो किससे देखे जाते हैं? पुंकेसर और किससे देखे जाएंगे? जायांग से देखे जाएंगे। ओके, हरा चल गए, दिख रहा है क्या सभी को भी? अब सही है सब? चलो ठीक है, ये जो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आप सबको पता ही है। सबसे पहले बात करेंगे तो इसको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल का मीन्स आप हिंदी में क्या कहते हैं? एक लिंगी। यानी आप इसको हिंदी में क्या लिख लेंगे? एक लिंगी पुष्प। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या फिर इसको क्या बोल लेंगे? एक लिंगी पुष्प। जो दूसरे फ्लावर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर, या फिर आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? द्विलिंगी पुष्प। ये कौन सा हो गया? द्विलिंगी पुष्प हो गया। फ्लावर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? दिक्कत हो रखी है?
सर चेक करना एक बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसको आप क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसको क्या कहा जाता है, द्विलिंगी फ्लावर कहा जाता है। अब देखो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। एक लिंगी का मतलब केवल एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल वाला होगा या फिर फीमेल वाला होगा। तो आप इसके अंदर क्या लिख लेंगे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होंगे, या तो इसके अंदर एंड्रोसियम होगा या फिर इसमें क्या होगा, गाइनोसियम होगा। समझ जाएंगे, ए और जी से समझ जाएंगे कि या तो एंड्रोसियम होगा या फिर कौन सा होगा, गाइनोसियम होगा। इसके बाद द्विलिंगी बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो आप इसमें क्या लिख लेंगे, ए प्लस जी, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो कौन सा होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट होगा। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट को आप क्या कहेंगे, जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट। और यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो एंड्रोसियम होगा या फिर कौन सा होगा, गाइनोसियम होगा, उसको आप क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट या फिर एक लिंगी पादप। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो आप इसका एग्जाम्पल याद रखते हैं, जैसे पपीता। जो पपीता का प्लांट होता है, जो पपैया होता है, ये पपीता का जो प्लांट है ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मींस आपने कई बार देखा होगा, कि आपने पपीते के 4-5 प्लांट लगा रखे हैं और उनमें से 1-2 प्लांट ऐसा होता है कि जिनके ऊपर फल नहीं लगते, यानी पपीता नहीं लगती। तो पपीता किस फल पे, किस पादप पे लगेगी, जिसके अंदर ओवेरी होगा, जिसमें क्या होगा, अंडाशय होगा। मैंने कल बताया था कि फल का निर्माण हमेशा किससे होता है, ओवेरी से होता है। जो फ्रूट बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप फल खा रहे हो तो आप पादप का कौन सा भाग खा रहे हो या फिर पुष्प का कौन सा भाग खा रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, हम ओवेरी वाला भाग खा रहे हैं, हम अंडाशय वाला भाग खा रहे हैं। किसका, किसी भी फ्रूट का। तो जो पपैया है, पपीता का जो फल है वो कब बनेगा, जब ओवेरी होगा। और आपको पता है कि ओवेरी किसमें होता है, फीमेल फ्लावर में होता है। ओवेरी किसमें होता है, फीमेल फ्लावर में। तो जो फीमेल फ्लावर है या फिर जो फीमेल प्लांट है पपैया का, उसमें तो पपीता लगेंगे, और जो मेल प्लांट है उसमें पपीता नहीं लगेंगे। आपने देखा होगा कि 3-4 प्लांट है पपैया के, और उनमें से कुछ प्लांट के तो ऐसे होते हैं जिनके पपीता लग रहे हैं और कुछ के नहीं लगते। होता है ना, बहुत से प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो मेल प्लांट होता है, इसमें कभी भी फ्रूट का निर्माण नहीं हो सकता। अगर फीमेल प्लांट है तो उसमें ओवेरी होगा, अंडाशय होगा, और अंडाशय क्या बना सकता है, फ्रूट बना सकता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि केवल एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका राइस, क्योंकि राइस के अंदर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब आप समझ गए कि वो भी समझा दूंगी। राइस हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, ऐसे बहुत से एग्जांपल है जो किसके होते हैं, यूनिसेक्सुअल के होते हैं। तो आपको समझ के चलना है कि या तो एंड्रोसियम होगा या फिर गाइनोसियम होगा। एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा उसे आप यूनिसेक्सुअल कहेंगे, और दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे उसे आप क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है, हाँ, ओराइजा सेट आई हुआ, बिल्कुल सही है, ये बात आपको याद रखनी है। आज क्लास होगी ऐप पर, आ जाना सभी टाइम से। अब देखो इसके बाद कि जैसे ही हमने फ्लावर को 2 भागों में बांट दिया कि यूनिसेक्सुअल होगा और कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, ये आप समझ गए ही होंगे। अब इसमें से जो अलग अलग जो सेक्स है इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे एंड्रोसियम। आप लिख लेंगे एंड्रोसियम, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पुमंग कह सकते हैं, या फिर ये क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा, एंड्रोसियम वाला, पुमंग वाला। अब देखो एंड्रोसियम कैसे होता है, ध्यान से सुनो। एंड्रोसियम की अगर मैं संरचना की बात करूं तो ऊपर की तरफ आपको ऐसा एग जैसी, है ना, एग जैसी संरचना होती है, और ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, पोलेन ग्रेन्स।
ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है। याद आ रहा होगा कुछ, ये यहाँ पे अटैच होती है, यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, ऐसी संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, देखो ये जो संरचना है ऊपर वाली, इसको क्या कहा जाता है? ये पूरी संरचना है, इसको कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको क्या लिख लेंगे? स्टेमन। इसको पुंकेसर या फिर क्या कहा जाता है? स्टेमन कहा जाता है। ठीक है, अरे फ्रूट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी ना उमेश जी, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ये सारे तभी तो बताऊंगी। ओके, अब देखो ये जो ऊपर वाली संरचना है पुंकेसर की, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा एंथर। आप इसको क्या बोलेंगे? एंथर। हिंदी में आप इसको क्या बोलेंगे? परागकोश। हिंदी में इसको आप क्या बोलेंगे? परागकोश। देखो सबसे पहले पुंकेसर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है एंथर या फिर परागकोश। ये जो परागकोश है, परागकोश है, इस परागकोश में ऐसे छोटे छोटे क्या बनते हैं? पोलेन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलेन ग्रेन। इनको क्या कहा जाता है? इनको पोलेन ग्रेन कहा जाता है। और पोलेन ग्रेन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। पोलेन ग्रेन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। और ये परागकण क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट, मेल गैमेट यानी पादपों के अंदर जो मेल गैमेट, जैसे मैंने बताया था कि मनुष्य के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वैसे ही पादपों के अंदर जो मेल गैमेट बनते हैं वो क्या बनते हैं? पोलेन ग्रेन बनते हैं या फिर क्या बनते हैं? परागकण। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पोलेन ग्रेन या फिर परागकण कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एंथर यानी कि परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो दूसरी संरचना आपको दिख रही है, ये वाली जो तंतुनुमा संरचना दिख रही है, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहेंगे फिलामेंट। इसको क्या कहेंगे? इसको हम फिलामेंट कहेंगे, या फिर आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तंतु भी बोल सकते हैं। फिलामेंट बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? तंतु भी बोल सकते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। एंड्रोसियम, पुमंग वाले भाग की संरचना की बात करें तो दो भाग होते हैं। एक तो कौन सा होगा? एक तो कौन सा होगा? एंथर वाला भाग, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? परागकोश। और परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण, पोलेन ग्रेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई हमें तो चाहिए क्या? पोलेन ग्रेन ही तो चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं यहाँ पे? परागकण होते हैं, पोलेन ग्रेन होते हैं, जो किसमें बनते हैं? एंथर में बनते हैं, परागकोश के अंदर बनते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसको आप क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। फिलामेंट का तो काम ही क्या होता है कि ये एंथर को जोड़ता है, किसके साथ? फ्लावर के साथ, पुष्प के साथ। तो ये संरचना किसकी हो गई? एंड्रोसियम की या फिर पुमंग की। अगर हम इसकी तुलना करें किससे? जायांग से, कि जायांग की संरचना कैसी होती है, यहां से सभी को दिख रहा है ना। अगर मैं इसकी तुलना करूं कि दूसरा जो भाग है इसका, वो क्या होगा? जायांग होगा। ठीक है, जायांग। जायांग को आप क्या बोल सकते हैं? आप इसको गाइनोसियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गाइनोसियम। या फिर ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी संरचना देखो आपको याद रखनी है, अच्छा सवाल बनता है यहां से। ऐसी संरचना होती है इसकी, कुछ ऐसी सी देखा भी होगा आपने, बुक्स में बनी हुई ऐसी संरचना आपने देखी होगी। ये किसकी होती है? गाइनोसियम की होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर किसकी होती है? जायांग की होती है। इसका देखो जो ये ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है ऐसे डंबल शेप में, ऊपर वाला भाग दिख रहा है सबको डंबल शेप में, इस भाग को क्या कहा जाता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहा जाता है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा को आप हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तिका। आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तिका। ये जो भाग आपको दिख रहा है ऐसे तंतुनुमा, इसको कहा जाता है स्टेल। क्या कहेंगे? स्टेल। और स्टेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृत्तिकाग्र। स्टेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? वृत्तिकाग्र। और ये जो आपको ऐसे गोल गोल सी संरचना दिख रही है, ये होता है ओवेरी। कौन सा भाग होता है? ओवेरी। या फिर आप इसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ओवेरी या फिर क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। यानी एक बात समझ में आई कि जो गाइनोसियम है इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो क्या हो गया? जो डंबल शेप में है उसको आप क्या कहेंगे? स्टिग्मा।
ठीक है। दूसरा जो भाग है उसको आप क्या कहेंगे, स्टाइल, और तीसरा जो भाग है उसे आप क्या कहेंगे, ओवरी या फिर अंडाशय। तो एक बात समझ में आई, एंड्रोसियम के दो भाग हैं, एक एंथर, एंथर में क्या बनते हैं, इंपोर्टेंट है, पोलेन ग्रेन्स जिसको परागकण, ये क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। जैसे मेल पुरुषों में जैसे स्पर्म बनते हैं, वैसे ही फ्लावर्स के अंदर, पादपों के अंदर क्या बनते हैं, पोलेन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो एंथर है, ये गाइनोसियम की बात करेंगे तो गाइनोसियम के तीनों भाग आपको याद रखने, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देखो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। मुझे जल्दी से बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? क्या हुआ ओम सिंह भाटी जी? शेखावत जी, अगर तुम पुलिस में चयनित होना, मेरी बात सुन लो, अगर तुम पुलिस में चयनित होना तो यार इतना तो सेंस तुम्हारे पास भी होगा कि ये क्लास चल रही है, ये लर्निंग स्टेशन है, यहां सीखने और सिखाने के लिए आते हैं, इतनी बात आपको पता होगी। क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको पढ़ना है तो रहो ना, हम मना ही नहीं कर रहे आपको। हाँ नील जी, बात करेंगे आपकी भी। ये बात आपको समझ में आई? अशोक रोयल जी, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ओके ओके ओके, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो कि ये परागकण का काम क्या होता है, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, किस तरीके से पोलिनेशन होता है, परागण होता है, परागण होता क्या है, इनके बारे में समझेंगे, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर रही हूं। अब देखो, आप जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे परागण। आपको हेडिंग क्या लिखनी है, परागण लिखनी है। और परागण से आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि परागण से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। आपको हेडिंग लिखनी है पोलिनेशन, आपको हेडिंग लिखनी है पोलिनेशन, और पोलिनेशन को आप कहेंगे परागण। पोलिनेशन को देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, परागकण और परागण दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ओके, तो चलो आप किसके बारे में पढ़ेंगे, पोलिनेशन, या फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, परागण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो पोलिनेशन या फिर परागण क्या होता है। पोलिनेशन के अंदर होता क्या है, सबसे पहले शॉर्ट के अंदर देखो कि जो पोलेन ग्रेन होते हैं, शॉर्ट में देखना, जो पोलेन ग्रेन होते हैं, पोलेन ग्रेन को आप क्या कहते हैं, परागकण। कि जो पोलेन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, ये परागकण किसके पास जाते हैं, सिंपल सी बात है, ओवरी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, ओवरी के पास जाते हैं, अंडाशय के पास जाते हैं। जब पोलेन ग्रेन किस तक पहुंच जाते हैं, ओवरी तक पहुंच जाते हैं। और ओवरी तक कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से सुनो, ये कौन सा भाग था, एंथर, और एंथर के अंदर ये कौन सा भाग है, एंथर, और एंथर के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, पोलेन ग्रेन। ये क्या प्रेजेंट है, पोलेन ग्रेन, परागकण। और ये जो भाग मैंने आपके सामने बनाया है, ये क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे ही ये एंथर यहां से टूटता है, और टूटने के बाद ये परागकण क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। परागकण क्या हो गए, फ्री हो गए। ये क्या है, परागकण है। परागकण एंथर से किसी भी माध्यम के द्वारा, परागकण एंथर से किसी भी माध्यम के द्वारा किसके पास आते हैं, वृत्तिका के पास आते हैं। यानी कि परागकणों का एंथर से स्टिग्मा तक आना, यहां पे ये परागकण आ गए, किसके पास आ गए, स्टिग्मा तक आ गए। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, परागण दिया जाता है। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं। यानी एक बात समझ में आई कि जैसे ही परागकण फ्री हो गए, ठीक है, जैसे आपने, हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जो स्पर्म है, स्पर्म फीमेल बॉडी में छोड़े जाते हैं, और स्पर्म किस तक जाते हैं,
एग तक जाते हैं। एग तक कैसे जाते हैं? यूट्रस से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है कि जब ये एंथर टूटता है तो पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। और ये पोलन ग्रेन फ्री होके किसके पास जाते हैं? स्टिग्मा तक जाते हैं। अब ये क्या होंगे? स्टिग्मा से अंदर स्टाइल में जाएंगे और फिर किस तक जाएंगे? ओवरी तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो परागण के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिक तो या तो क्या होगा कि एक ही पुष्प में दोनों भाग होने चाहिए कि टूट के गिर जाए। तो इस परागण के लिए क्या है कि अलग अलग माध्यम होते हैं, अलग अलग मीडियम होते हैं। वो माध्यम क्या हो सकते हैं? मैंने आपको कल पढ़ाया था, एयर हो सकती है, वायु हो सकती है। भाई आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चल रही है तो प्लांट क्या होता है? हिलता है। तो जब तेज हवा चलती है तो एंथर टूट जाता है और परागकण क्या होते हैं? उड़कर किस तक गिर जाते हैं? वृत्तिका या फिर स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। वृत्तिका या फिर किस पे गिर जाते हैं? स्टिग्मा तक गिर जाते हैं। तो या तो क्या हो सकती है माध्यम? वायु हो सकती है, या फिर दूसरा माध्यम क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। दूसरा माध्यम क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है, जल परागण भी होता है। और आपको पता है जल परागण किसमें होगा? जो जलीय पादप है। जलीय पादप किसमें? जल में है। अब क्या होगा कि जल के साथ, जैसे परागण टूट के किसमें गिर गए? जल में गिर गए, और वो जल के साथ किस तक चले जाएंगे? फीमेल फ्लावर तक चले जाएंगे। फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प तक, और वहां जाके क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो गया। यानी कि एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब किसके माध्यम होते हैं? परागण के माध्यम। इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका माध्यम होता है वो होगा इंसेक्ट। इंसेक्ट, और इंसेक्ट को आप क्या कहते हैं? कीट पतंग। इंसेक्ट या फिर क्या कहते हैं? कीट पतंग। और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा जो परागण करवाता है वो कौन करवाती है? मधुमक्खी। कौन करवाती है? मधुमक्खी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कीट परागण, सबसे ज्यादा कीट परागण कौन से कीट द्वारा करवाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? मधुमक्खी के द्वारा करवाया जाता है। आपका आंसर क्या होगा? मधुमक्खी। सवाल पूछा जाता है, सवाल कैसे बनेगा कि सबसे ज्यादा कीट परागण की प्रक्रिया कौन से कीट द्वारा करवाई जाती है? तो आप हनी बी बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? मधुमक्खी भी इसको बोला जा सकता है। इसके अलावा आपने बटरफ्लाई देखी होगी, सबने देखी है ना, कि जहां फ्लावर्स होते हैं, जहां पुष्प होते हैं, उन पुष्प पर छोटे छोटे ऐसे तितली तो सबने देखी है। बटरफ्लाई तो भाई बटरफ्लाई हमें कहां देखने को मिलती है? खेतों में देखने को मिलती है, जहां पे क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। और ये फ्लावर्स से क्या करती है? तितली मकरंद लेती है, अपना न्यूट्रिशन लेती है, भोजन प्राप्त करती है। इसीलिए ये तितली है, ये भी कहां पाई जाती है? फ्लावर पे। तो तितली या फिर बटरफ्लाई भी क्या करवा सकती है? क्या करवा देगी? पॉलिनेशन या फिर परागण की क्रिया में सहायक है। इसके अलावा जो एनिमल्स है, जो जंतु है, देखो एनिमल्स है, जो जंतु है, ये भी क्या करवाते हैं? परागण करवाते हैं। कैसे? जैसे जो घास चरने वाले जंतु है, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, हिरण वगैरह, जो घास खाते हैं, घास के साथ साथ ये क्या खाते हैं? पेड़ पौधे भी खाते हैं। तो ये जब इनके बीच से निकलते हैं, इनको खाते हैं, तो ये पेड़ पौधे क्या होते हैं? हिलते हैं, और हिलने से क्या होता है? एंथर टूटता है और परागकण क्या हो जाते हैं? स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो एनिमल भी क्या करवा सकते हैं? यहाँ पे परागण की क्रिया का माध्यम बन सकते हैं। तो माध्यम क्या क्या हो सकता है? वायु परागण हो सकता है, जल परागण हो सकता है, कीट परागण हो सकता है। और कीट परागण सबसे ज्यादा कौन करवाता है? मधुमक्खी बी या फिर हनी बी के द्वारा सबसे ज्यादा कीट परागण की प्रक्रिया करवाई जाती है। तो परागण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात याद रखना कि जब ये परागकण है, पोलन ग्रेन्स है, ये परागकण किसके साथ अलग से लिखा दूंगी, चलो छोड़ो एक बार इसको। ये बात आप सबको समझ में आ गई। पोलिनेशन क्या है? कि पराग कणों का एंथर से निकलना और एंथर से स्टिग्मा तक जाना, इस क्रिया को आप क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब ये परागण भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। वो कौन कौन सा होता है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। आ गई बात समझ में? हाँ उमेश से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, हाँ हाँ बस बस रुक जाओ। ठीक है, चलो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखो ये पोलिनेशन है, ये मोस्टली दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन सा होगा? एक आपका होगा सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा कौन सा होता है? क्रॉस पोलिनेशन।
यहां से सवाल अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये पोलिनेशन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है बट समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पोलिनेशन 2 प्रकार का होगा। सबसे पहले फर्स्ट को आप लिखेंगे सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, और सेल्फ पोलिनेशन को आप हिंदी में कहेंगे स्वपरागण। सेल्फ पोलिनेशन को आप हिंदी में क्या कहेंगे? स्वपरागण, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है इसको आप क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन को आप हिंदी में क्या कहते हैं? परपरागण, परपरागण, परपरागण। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है लेकिन कोशिश करो समझने की, ध्यान से सुनो, वर्ड को पकड़ लो। सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ का मतलब खुद से, स्व का मतलब क्या होता है? खुद से, खुद से ही परागण करवाना, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। और परपरागण का मतलब किसी दूसरे फ्लावर से, कोई दूसरा पुष्प से परागकण उठकर आएंगे और फिर क्या होगा? उसका पोलिनेशन होगा। देखो सेल्फ पोलिनेशन कौन से पुष्पों में होगा? जो द्विलिंगी है। सेल्फ पोलिनेशन किन में होगा? जो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब ध्यान से सुनो, जैसे ये एक फ्लावर है, ये एक पुष्प है, इस पुष्प के अंदर यहां पे एंथर है और एंथर में क्या होंगे? परागकण, और यहीं पे क्या है? इसका स्टिग्मा वाला भाग है। ये क्या हो गया? इसका स्टिग्मा हो गया। तो इस एक फ्लावर में, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, केचुए में पढ़ाया था ना कि जो केचुआ होता है उसके, वो बाइसेक्सुअल जंतु है, बाइसेक्सुअल होता है, और उसके अंदर एग भी बनते हैं और उसके अंदर स्पर्म भी बनते हैं। तो उसके अंदर भी क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो बाइसेक्सुअल का मतलब एक फूल है, कोई भी पुष्प है, उस फूल के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, यानी एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। अब होगा क्या कि एंथर से परागकण निकलेंगे, परागकण निकलेंगे और यहां से उठकर ये किस पे चले जाएंगे? स्टिग्मा पर चले जाएंगे। इस क्रिया को आप क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, इसको स्वपरागण कहेंगे, ठीक है। यानी एक बात समझ में आई कि सेम प्लांट होना चाहिए, एक ही तो क्या होना चाहिए? पादप होना चाहिए, सेम प्लांट। भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आम के पुष्प के वृत्तिका पर, ध्यान से सुनना, आम की पुष्प की वृत्तिका पर पपीता के परागकण आके गिर गए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। फिर वहां पे आम थोड़ी बनेंगे, वहां तो कोई और ही फ्रूट बनने वाला है। ऐसा नहीं होता। अगर आम का पेड़ है तो परागकण भी किसके होंगे? आम के पुष्प के होंगे। अगर पपीता का पेड़ है तो परागकण भी किसके होंगे? पपीता के पुष्प के होंगे, ठीक है। तो सेम प्लांट होना चाहिए और सेम ही क्या होना चाहिए? फ्लावर होना चाहिए। सेम ही क्या होना चाहिए? फ्लावर होना चाहिए। यानी कि कोई भी एक पुष्प है और उस पुष्प में एंथर भी है और वृत्तिका भी है, तो एंथर से टूटेंगे परागकण और किसके ऊपर आकर गिर गए? स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर गए। इस क्रिया को आपने क्या बोल दिया? सेल्फ पोलिनेशन बोल दिया, स्वपरागण बोल दिया। अब दूसरी तरफ हमने क्या लिखा? क्रॉस पोलिनेशन यानी परपरागण। इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग फ्लावर हैं, ये 2 फ्लावर हैं। जैसे पपीता का पेड़ है, एग्जाम्पल ले लो पपीता, एग्जाम्पल आपको क्या लेना है? पपीता लेना है। जैसे पपीता का पेड़ है तो पपीता के पेड़ में एक जो पपीता का पेड़ है उसके ये जो फ्लावर लगा है, ये फ्लावर कैसा है? फीमेल फ्लावर। एक ये कौन सा पेड़ है? फर्स्ट पेड़ है, ठीक है। ये पहला ट्री है, किसका? पपीता का। ये पपीता का पहला ट्री है और इस पपीता के पहले ट्री के ऊपर फीमेल फ्लावर है, यानी कि ये ट्री कैसा है? फीमेल वाला भाग है। यानी क्रॉस पोलिनेशन मोस्टली किस पे होता है? यूनिसेक्सुअल में होता है, जिसके अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। ये पपीता का पेड़ है और इसका जो ये फ्लावर है ये कैसा? फीमेल है। ये कौन सा पेड़ है? सेकंड पेड़ है और इसके जो फ्लावर हैं ये कैसे हैं? मेल फ्लावर है। ये कैसे फ्लावर है? मेल फ्लावर। देखो फीमेल फ्लावर के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? स्टिग्मा, और मेल फ्लावर के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? एंथर।
यहाँ पे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। अगर ये पोलन ग्रेन यहां से निकलकर इस स्टिग्मा तक आते हैं, इस क्रिया को आप क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। इस क्रिया को आप क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। यानी एक बात समझ में आई कि क्रॉस पोलिनेशन के अंदर प्लांट अगर पपीता का है तो वो कितने प्लांट होंगे, अलग अलग 2 प्लांट होंगे, और उनके फ्लावर्स भी क्या होंगे, अलग अलग 2 फ्लावर होंगे, एक मेल फ्लावर होगा, एक फीमेल फ्लावर होगा। तो खुद से तो है ही नहीं, कोई दूसरा पुष्प से परागकण आकर किसके ऊपर गिर रहे हैं, फीमेल फ्लावर पर गिर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे, पर परागण कहेंगे। एक बार बेसिकली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ अगर समझ में नहीं आया है तो। आ गया कि इतना समझ में, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, एक बार दोबारा मेरे साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन क्या है, पहले आपको दिमाग में सेट करना है, एक फ्लावर, 2 सेक्स, फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, यानी कि फ्लावर के अंदर वृत्तिका भी होगी और परागकण भी होंगे। तो उसी फ्लावर के परागकण टूटकर किसके ऊपर आकर गिर गए, वृत्तिका पर, स्टिग्मा पर आकर गिर गए, उसे आप क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब पादप कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी। अगर एक लिंगी पादप है तो एक तो क्या होगा, मेल फ्लावर होगा, एक कैसा होगा, फीमेल फ्लावर होगा। तो मेल फ्लावर से परागकण आकर किस पे गिरते हैं, फीमेल फ्लावर पे, उसे आप क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये डिफरेंस होता है किसके अंदर, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। एक इतनी बात समझ में आई आप सभी को, चलो आगे। हाँ, क्रॉस पोलिनेशन के एग्जाम्पल जैसे पपीता के अंदर हो गया, पपीता में हो गया, इसके अलावा जो राइस होता है, चावल होता है, चावल में भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, आलू में भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, टमाटर में भी क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। याद रख लेना, पपीता हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, इन सभी में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं तो दूसरी तरफ से आके क्या गिरते हैं, परागकण गिरते हैं। ओके, हाँ, राइस, पोटैटो और टोमेटो। हाँ गोपी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ये जो सेल्फ पोलिनेशन है ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन भी कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का हो सकता है, वो हमें कंफ्यूज करवाता है। हाँ राहुल जी, वही कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। कल क्लास क्यों नहीं होगी, होगी। अरे सेल्फ के तो बहुत एग्जाम्पल, आपका मैंगो हो गया, आपका आम हो गया, एप्पल हो गया, सेल्फ के तो बहुत एग्जाम्पल हैं। बट आलू तो जमीन में लगते हैं, तो आलू तो फ्रूट है ना, आलू का पादप नहीं होता। फ्रूट में थोड़ी पोलिनेशन करवाना है आपको, फ्लावर में कराना है, पुष्प तो लगते ही हैं। अब देखो, सेल्फ पोलिनेशन 2 प्रकार का हो सकता है। हाँ, आलू एक तना होता है लेकिन है तो एक स्टोर्ड फूड। आलू क्या होता है, एक स्टेम होता है। राइट, बिल्कुल सही बात है। आलू क्या होता है, एक स्टेम होता है, एक तना होता है। पढ़ेंगे हम इसको। अब देखो, जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन, देखो ये पढ़ाने से पहले एक बात बता देती हूं मैं आपको। आज हमारी ऐप पर क्लास है। ऐप पर जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है, ऐप पर क्लास होगी 4 से 5। ऐप की क्लास का टाइमिंग है 4 से 5। टाइम से आ जाना सभी। 4 से 5 क्लास है और आपकी फिजिक्स शुरू की गई है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज, हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। ओके, ऐप पर क्लास है 4 से 5।
ऐप की क्लास आपको लेनी है 4 से 5 तो आना ही पड़ेगा और फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। वो क्लास तो सेव हो जाएगी, बाद में देख लेना कुलदीप जी, बाद में देख लेना, सेव हो जाएगी वो क्लास, तो एक दिन के लिए तो रहती है, लेकिन ऐप की क्लास तो छोड़नी नहीं है आपको। फिजिक्स पढ़ाएंगे अपन ऐप पर, ठीक है, 4 से 5 आपकी फिजिक्स की क्लास है, तैयार हो जाना सारे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है फिजिक्स का। ओके, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है तो आ जाना क्लास टाइम से। कैसे ओपन करेंगे? नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, उसको क्लिक करोगे तो ओपन होगा। ओके ओम सिंह जी, अनिल जी आपका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं? इतने सब बच्चों ने खरीदा है, जिनकी चार्ज भी नहीं हुआ उनका भी नोटिफिकेशन हमारे पास आता है, आपका आया ही नहीं। या तो आप कॉल करो, इन नंबर पे कॉल करो अभी, 9414015200, इन पे कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर है, आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो टॉपिक पे आ जाओ। ये जो सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कौन कौन से प्रकार होंगे इसके, ध्यान से देखो। एक तो होता है ऑटोगेमी, एक तो क्या होता है? ऑटोगेमी। हिंदी में भी हम इसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी बोलेंगे। हिंदी में भी आप इसको क्या लिख लेंगे? ऑटोगेमी लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं जाइटोगेमी, जाइटोगेमी, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में भी लिख लेंगे जाइटोगेमी। सेल्फ पोलिनेशन कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, एक ऑटोगेमी है और दूसरा कौन सा है आपका? जाइटोगेमी है। देखो ऑटोगेमी का मतलब क्या है और जाइटोगेमी का मतलब क्या है तो सेल्फ पोलिनेशन, यानी प्लांट तो क्या होगा? एक ही होगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेना कि जो प्लांट है ये तो क्या होगा? एक ही होगा। पादप तो एक ही होगा। आपने देखा होगा कि कुछ पादपों पर एक से ज्यादा फ्लावर बनते हैं, कुछ पादपों पर एक से ज्यादा फ्लावर बनते हैं और कुछ पादपों पे हो सकता है कि फ्लावर एक ही हो, पुष्प एक ही हो। जैसे सूर्यमुखी होता है, कितना फ्लावर बनता है? एक फ्लावर बनता है। तो ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर, ध्यान से सुनो, ये फ्लावर एक ही है, एक फ्लावर और उसी के अंदर एंथर और उसी के अंदर स्टिग्मा, ठीक है। एक ही फ्लावर के अंदर, सिंगल फ्लावर, केवल एक ही फ्लावर के अंदर ये एंथर से परागकण निकलकर किसके ऊपर आ रहे हैं? स्टिग्मा पर आ रहे हैं। उसे आप क्या बोल रहे हैं? ऑटो। ऑटो का मतलब भी क्या होता है? सेल्फ ही होता है। ऑटो का मतलब भी क्या होता है? सेल्फ ही होता है। और सेल्फ कब होगा? जब खुद के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे। तो ये फ्लावर ऐसा है जिसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। तो यहां से एंथर से परागकण निकले और किसके ऊपर आ गए? स्टिग्मा के ऊपर आ गए। इसके बाद दूसरा जो है जाइटोगेमी, ये थोड़ा सा अलग है। प्लांट तो एक ही है, प्लांट तो क्या है? एक ही है, लेकिन प्लांट पे फ्लावर क्या है? एक से ज्यादा लगे हैं। प्लांट पे फ्लावर क्या है? एक से ज्यादा लगे हैं। अब एक फ्लावर ऐसा है जिसमें क्या है? एंथर है, और दूसरा फ्लावर ऐसा है जिसमें क्या है? स्टिग्मा है। दूसरे फ्लावर में क्या है? स्टिग्मा है। प्लांट क्या है? एक ही है। ध्यान से सुनो, अभी आपने लिखा था क्रॉस पोलिनेशन में कितने प्लांट थे? 2, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में कितना प्लांट होता है? 1। यहाँ पे प्लांट कितना है? 1। एक प्लांट के अंदर अगर एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो जाता है तो उसे आप ऑटोगेमी कहते हैं। और एक प्लांट के अंदर अगर 2 फ्लावर हैं, एक के अंदर स्टिग्मा है और दूसरे के अंदर क्या है? एंथर है। एक के अंदर स्टिग्मा और दूसरे में क्या है? एंथर है। तो ये एंथर से निकलकर इस स्टिग्मा तक आ गई। प्लांट तो एक ही है ना, पादप तो एक ही है, ठीक है। तो पादप एक है, सेल्फ पोलिनेशन होगा। एक में 2 प्रकार से हो सकता है। मान लो एक पुष्प है, मान लो एक पुष्प है, तो एक पुष्प के अंदर स्टिग्मा और एंथर दोनों है। सेल्फ, ऑटो, खुद से हो रहा है भाई, ऑटो हो गया। और जाइटोगेमी का मतलब प्लांट तो एक ही है बट फ्लावर कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो क्या होगा? एंथर, दूसरे फ्लावर के एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे क्या आ जाएंगे? पोलन ग्रेन आ जाएंगे।
इसको आपने क्या बोल दिया? ऑटोगेमी, जाइटोगेमी बोल दिया। तो इस तरीके से सेल्फ पोलिनेशन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक ऑटोगेमी होता है, एक कौन सा होता है? जाइटोगेमी होता है। ये आपको याद रखना है।